आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, मैटर यानी पदार्थ। मैटर एक ऐसा चैप्टर है जो कि साइंस की शुरुआत ही करता है। मैटर क्या होता है कि मैटर इज़ डिफाइंड एज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, यानी हर एक चीज़, हर एक वस्तु वो मैटर है जो जगह घेरती है और जिसका कुछ एक मास होता है। जैसे कि आप अगर एक यहाँ पर चेयर देख रहे हैं और इस चेयर को अगर आप देखेंगे, उठाएंगे, तो आपको कुछ भारीपन फील होगा और इसके साथ साथ इसमें जगह भी घेर रहा है। ऐसे ही हम अगर मेज की बात करें तो ये भी इसमें कुछ भार है और साथ ही साथ ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम ग्लास में देख रहे हैं पानी को, तो पानी भी क्या है कि मैटर है, क्योंकि उसमें भी मास है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी है। एक इसमें हवा की बात करें तो हवा में भी क्या है, भार होता है और उसमें आयतन भी होता है। इसलिए आपका जो है जितनी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मैटर हैं, यानी हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, पदार्थ। तो मैटर इज़ डिफाइंड एज एनी थिंग दैट एज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर हमारे कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है सॉलिड यानी ठोस, फिर दूसरा है आपका लिक्विड यानी द्रव, फिर उसके बाद आता है आपका गैस। तो गैस, इस तरीके से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि क्लास 6 में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। वो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर अभी क्लास 6 में नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे एक जो चौथा नंबर है वो है प्लाज्मा, और उसके बाद इसमें आता है BEN यानी बेन। तो बेन क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो इस तरीके से अगर जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो करीबन जो है 5 तरीके के मैटर होते हैं, लेकिन क्लास 6 के लिए अभी इनको जानना सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में है। तो इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में क्लास 6 को अभी पढ़ना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वाई डू वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो तीनों का अलग अलग होता है। जैसे आप सॉलिड्स में देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ही पास में होता है, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसे हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, यानी अंतराणुक बल भी, जो 2 अणुओं के बीच में लग रहा होता है बल, उसे हम लोग कहते हैं अंतराणुक बल। तो इस तरीके से जो सॉलिड्स के, ठोस के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ही धसे हुए होते हैं। वो अपने स्थान से मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, जो अणुओं के बीच में अंतराणुक बल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से जैसे अगर हम आप लिक्विड की बात करें यानी द्रव की बात करें, तो द्रव में क्या होता है कि जो ठोस की तुलना में अगर हम देखें तो इनमें जो अंतराणुक बल है वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, और इसीलिए ये अपने स्पेस पे हिलते रहते हैं, क्योंकि उस जो ठोस में है उसमें अंतराणुक बल ज़्यादा लगा होता है, इसलिए वो हिल भी नहीं पाते। जबकि अंतराणुक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड्स में कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। तो इस तरीके से जो है ये अंतर है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्स, या फिर हम हिंदी में बोलें तो अंतराणुक बल बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसी वजह से जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर, इनके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये इनके बीच में कोई भी अंतराणुक बल नहीं लगता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स में आप सभी जानते हैं, यानी ठोस में जो अंतराणुक बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट नहीं हो पाते। इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बिल्कुल अच्छे से धसे हुए होते हैं।
इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड के होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, और ना ही जो है एक स्थान अपना स्थान चेंज करते हैं, जबकि अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। इसीलिए सॉलिड्स का जो शेप है और वॉल्यूम है वो हमेशा डेफिनेट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड्स में वो मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इनका जो आकार और आयतन होता है ठोस का वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड के बारे में। तो अब लिक्विड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड्स की देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है कि सॉलिड्स में जो एग्जाम्पल हैं वो आपके कैसे होंगे, स्टोन हो गया, वुड हो गया, ब्लॉक हो गया, लकड़ी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, जितने भी आप अपने आसपास एग्जाम्पल्स इस तरीके के देख रहे हैं जो मूव नहीं, मतलब जो है इस तरीके से ठोस वस्तुएं देख रहे हैं जिनका आकार और आयतन कभी नहीं बदलता, वो आपके किस में आएंगे, ठोस में आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड में जो अंतराणुक बल है वो ठोस की तुलना में कम लगता है, इसीलिए जो है ये अपने स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर जाते हैं, यानी अपने स्थान को बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अंतराणुक बल है वो कम लगा होता है। और जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसीलिए जो लिक्विड होते हैं, यानी जो द्रव होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, जबकि आयतन जो है निश्चित होता है। इसी वजह से इनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनके अणु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसीलिए जो द्रव होते हैं उनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जगह पे तो फिक्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं, इसीलिए इन जो द्रव के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा द्रव में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो जो है उनमें बहने की क्वालिटी होती है। चाहे हम तेल की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम जूस की बात करें, चाहे हम दूध की बात करें, तो ये सारे द्रव के ही एग्जाम्पल हैं, जो कि वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है बट शेप इज़ नॉट डेफिनेट। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वाटर, ऑयल, गैस, पेट्रोल, मिल्क, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं गैसेस के बारे में। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा रहे होंगे। अब अगर हम गैसेस में देखें तो जो गैसेस में अंतराणुक बल है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है दो अणुओं के बीच में लगने वाला, वह बिल्कुल भी नहीं लगता है, यानी इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इनके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इनके शेप और इनका जो शेप और वॉल्यूम है वो इनका ना तो कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, इनका कोई भी आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में हैं तो वो उसी में बंद रहते हैं, जैसे ही खुलेंगे तो जहाँ जहाँ जिसके हवा के संपर्क में आएंगे वहाँ वहाँ ये पहुँच जाएंगे। इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो इस तरीके से गैस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने धुएं को देखा है, आपने परफ्यूम को देखा है, आपने एलपीजी गैस या हमारी ऑक्सीजन गैस, इस तरीके से बहुत सारे गैसेस के भी एग्जाम्पल हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो जो गैसेस हैं वो उनका जो आकार और आयतन है वो निश्चित नहीं होता है। तो इनके हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं और आपका परफ्यूम, ये सारा जो है आपका किस में आएगा, गैसेस में आएगा। अब हम कंपैरिजन भी कर लें कि जो सॉलिड्स और लिक्विड गैस का जो कंपैरिजन है वो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है,
यानी शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होगा, जबकि लिक्विड में जो आकार है वो निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा। इसके बाद अगर हम गैस की बात करें तो गैस में ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जो इस तरीके से हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो हमने आपको पहले भी बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो आकार है और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि वॉल्यूम इसमें निश्चित होता है, लिक्विड में आकार निश्चित नहीं होता है। और गैसेस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। धन्यवाद।